राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुभाष चोपड़ा। अब मैं आग्रह करूंगा पूनम आजाद जी से, जो यहाँ के प्रत्याशी है, वो स्वागत करेंगे हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत करेंगी। जोरदार ताली बजाएं। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। अब मैं आग्रह करूंगा कीर्ति आजाद साहब से, वो आएंगे, राहुल जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। राहुल गांधी, राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सुभाष चोपड़ा जिंदाबाद, पीसी चाको जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। जिला कांग्रेस कमेटी हम सब की तरफ से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का स्वागत करेंगे। साथियों, अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे दिल्ली कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, पूर्व सांसद आदरणीय कीर्ति आजाद साहब को, वो आए, हमें संबोधित करें। आप लोग जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करेंगे। आज की सभा में आए, आज की सभा में आए कांग्रेस के भूतपूर्व तो नहीं कहूंगा, लेकिन अब भूतपूर्व सदस्य श्री राहुल गांधी जी, हमारी नेत्री जब से महामंत्री बनी है तब से उत्तर प्रदेश में लगातार उनका सघन दौरा लगता रहता है। ऐसी हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी, मंच पर उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सुभाष चोपड़ा जी, हमारे दिल्ली के एआईसीसी के इंचार्ज श्री पीसी चाको जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच, उम्मीदवार एवं मेरी पत्नी श्रीमती पूनम झा आजाद, भाइयों और बहनों, पूनम को छोड़ के, यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे दोनों नौजवान कांग्रेस के नेता और नेत्री पहली बार आम सभा में साथ आई हैं, और यह संगम बिहार के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे अनेकों उम्मीदवार भी यहां पर उपस्थित हैं। दिल्ली के अंदर जो परिस्थिति है वो सबको मालूम है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं।
जो संगम विहार है वही दिल्ली के चारों कोने में परिस्थिति है। और मैं संगम विहार को आज एक उदाहरण बनाऊंगा। यहां जितने लोग, लगभग 98% लोग जो संगम विहार में रहते हैं वह प्रवासी हैं। यूपी से हैं, बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, हिमाचल से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, बंगाल से हैं, आसाम से हैं, दक्षिण भारत से हैं। और सब लोग यहां रोजी रोटी ढूंढने के लिए आए थे। और जब वो आए तो उस समय सरकार कांग्रेस की ही थी और कांग्रेस ने इस सबको यहां पर बसाया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं भी 3 वर्ष की उम्र में अपने पिताजी की उंगली पकड़कर दिल्ली आया था। मेरे पिताजी को स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको हम लोग तब नेहरू चाचा कहते थे, उन्होंने चुन करके 29 साल में मेरे पिताजी को सांसद लोकसभा से बनाया था। इंदिरा जी के समय वह उनके मंत्री थे और राजीव जी ने उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना करके भेजा था। केवल मेरा ही दिमाग खराब हो गया था, जो 26 साल तक मैं गुमराह रहा और ऐसी जगह जाकर के बैठा जिसका असली रूप मुझे पिछले 6 सालों में दिखाई दिया। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं पला बड़ा दिल्ली में। मेरी पढ़ाई मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में हुई, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैंने स्नातक किया। और 1983 में जब भारतीय टीम कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप जीती थी तो आपका ये भाई कीर्ति आजाद भी उस टीम का सदस्य था। और उस समय जब हम देश के लिए खेले थे तो कीर्ति आजाद एक हिंदू नहीं था, सैयद किरमानी एक मुसलमान नहीं था, बलविंदर सांधू एक सिख नहीं था, रॉजर बिनी एक ईसाई नहीं था। हम सब भारतीय थे और देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेल रहे थे। और मुझे दुख होता है जब लोग हमें बांटने का प्रयास करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब 1947 में भारत को आजादी मिली थी तो केवल एक झंडा था। मैं इसको पार्टी नहीं एक संस्था मानता हूं और वह कांग्रेस पार्टी ने हमें आजादी दिलाई थी। यहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा होगा जिसके घर में बुजुर्गों ने प्राणों की आहुति न दी हो, जेल न गए हो, गोली न खाई हो, कोड़े न खाए हो। मेरे पिताजी ने खाया था। मैं उनके असूलों पे पला बढ़ा हूं और मैंने कभी भी जिंदगी में कभी भी न जात पर, न मजहब पर, न धर्म पर किया। मेरे लिए अगर कोई काम था तो वो केवल जनता और जनार्दन की सेवा था, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं था। आप जानते हैं यहां की परिस्थिति क्या है। समझ नहीं आता कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। यहां पर चलिए, जाम लगा रहता है, अंदर गलियों में पानी भरा रहता है, 10 मिनट तक बरसात हो तो कीचड़, पानी, जल जमाव, पानी की निकासी नहीं। और यह केवल आप संगम विहार मत समझिएगा, यह पूरी दिल्ली की अवस्था है। और जिस प्रकार से पूरी दिल्ली के अंदर आज बर्बाद कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। एक बड़े मियां थे या हैं जिन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? मिली क्या? मिली। महिला सुरक्षा की बात की थी, आज निर्भया को 7 साल से ऊपर हो गए, उसको न्याय नहीं मिल रहा। 15 लाख हर बैंक खाते में जाने थे, मिले क्या? आपके खाते में आए? और जो हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिला क्या? अगर उनसे यह सवाल पूछो तो हर सवाल पे वो पाकिस्तान चले जाते हैं। उनसे पूछो कि महंगाई का क्या हुआ तो कहेंगे पाकिस्तान। उनसे पूछो बेरोजगारी का क्या हुआ तो कहेंगे पाकिस्तान। उनसे पूछो महिला सुरक्षा का क्या हुआ तो कहेंगे पाकिस्तान। उनसे पूछे काला धन आना था तो कहेंगे पाकिस्तान। अरे भाई, तुमको इतना प्रेम है पाकिस्तान तो तुम चले जाओ, हम लोग को हिंदुस्तान दे दो, हम संभालते रहेंगे जैसे संभाला है। और ये छोटे मियां, हमारे छोटे मियां अरविंद केजरीवाल जी 4.5 साल बोलते रहे कि नरेंद्र मोदी मुझे काम नहीं करने देते, ये एलजी मुझे काम नहीं करने देते। फिर न जाने इनकी आपस में क्या रात को बैठ के साठ गांठ हुई कि कांग्रेस तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है पूरे दिल्ली में,
कांग्रेस की सरकार बनने वाली है दिल्ली में, इसलिए ऐसा कुछ करें कि कांग्रेस को मत आने दो, तुम दिल्ली में रहो, हम केंद्र में रहेंगे। ये भाप गई थी कि दिल्ली की जनता बदल रही है और कांग्रेस को वोट देकर दिल्ली में सरकार बनाने वाली है। तो इसने अंत के 6 महीने के लिए 4.5 साल कुछ नहीं किया। इसने कहा मैं फ्री बिजली दे रहा हूं, फ्री पानी दे रहा हूं, फ्री महिला को यात्रा किराया कर रहा हूं। और आप लोगों को बता देता हूं, झांसे में बताइएगा, यह जो भी फ्री है ना, यह झांसा दिया गया है। यह 31 मार्च 2020 को फ्री खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद दुगने होंगे बिजली के दाम। पानी जो मिलना चाहिए आपको संगम विहार के सोनिया विहार से, सोनिया जी के नाम से वो सोनिया विहार बना, वहां से सोनिया विहार से पानी की पाइपलाइन लाई गई संगम विहार को देने के लिए। लेकिन क्या किया इन्होंने आपके साथ? एक निजी अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उस निजी अस्पताल को कनेक्शन देकर 8 लाख लीटर पानी रोज जो आपके हिस्से का है वह चला जाता है उस निजी अस्पताल को। वह अस्पताल आपकी खैरात में इलाज नहीं करता, वो आपसे पैसे लेता है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और यहां के विधायक उपाध्यक्ष हैं जल बोर्ड के, और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष होने के बावजूद केवल 15% लोगों को पानी मिलता है, वह भी पूरा नहीं, और जितना मिलता है वह भी गंदा। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक को। यहां पर जमीनें थी, जमीन थी 30 बीघे, 1 बीघा यहां पर 1000 गज का है, 30,000 गज थी जमीन यहां पर, जिसमें स्कूल बनना था, अस्पताल बनना था, विवाह घर बनना था, बच्चों के लिए खेलने का पार्क बनना था। उस पर कब्जा कर लिया गया। आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं काम को वोट। ये सड़क दिखाऊंगा मैं उनको, आ जाए केजरीवाल जी, बैठी यहां मीडिया सामने है, मैं इस मीडिया के माध्यम से उनको चुनौती देता हूं कि आए किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी में मेरे साथ बैठे, जो वो चुनेंगे वहां बैठूंगा और मेरे साथ आमने सामने बात कर लें, 2 टूक बात हो जाएगी कितना सच है और कितना गलत। आज उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत जबरदस्त शिक्षा में काम किया। आपके संगम विहार में एक भी सरकार भी 12वीं तक का स्कूल नहीं है, है क्या? है क्या बताइए? क्या आपके यहां पर अस्पताल है, डिस्पेंसरी है? तो किस चीज का ढिंडोरा पीटते फिरते हैं ये आपको समझना चाहिए कि 15 साल मेरी मां तो नहीं रही बेचारी, उसको मां ही कहते थे सब दिल्ली वाले, वो शीला दीक्षित जी, शीला मां नहीं रही, नहीं तो कांग्रेस के 15 साल विकास हुए थे बेमिसाल। मेट्रो खड़ी हुई थी, मेट्रो वाली दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली, सीएनजी बस वाली दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली, अस्पताल वाली दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली, यूनिवर्सिटी वाली दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली, सड़कों वाली दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली, ये कांग्रेस वाली दिल्ली थी। आरोप लगाए थे इस छोटे मियां ने शीला जी के ऊपर। शीला जी ने उसके ऊपर केवल 1 रुपए का मानहानि का दावा किया था, और वह आदमी छोटे मियां घुटनों के बल जमीन पे नाक रगड़ता हुआ शीला मां से माफी मांग करके गया था। यह केवल प्रपंच करते हैं, एक झूठ को 100 बार दोहराते हैं और लोग उसको सच समझना शुरू कर देते हैं। यह चीज है जो हमको समझना है। हमारे बच्चों को बेरोजगार रखा है इसलिए कि उनको गुमराह कर सकें, न जाने क्या करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, इसलिए गुमराह न होना। केवल एक पार्टी है, और याद रखना हमारे सारे पुरखे जो थे वो कांग्रेस के साथ ही थे, तब यह पार्टियां जन्मी भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में जन्मी है। यह अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन से 2013 में खड़ा हुआ, और अन्ना हजारे ने कहा था कि कोई राजनीति में हमारे बीच में से नहीं जाएगा। इसने अपने गुरु को धोखा दिया, और जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो मेरा, आपका, या हम सबका, या दिल्ली वालों का कैसे होगा? आपको आगे भी जाना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपसे यह कहूंगा कि ठंडे मत रहो। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में ही सही, कहीं ना कहीं कोई आग जलनी चाहिए। और यह समझिए कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है, और हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप हंगामा करें। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं एक बार पुनः आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये हमारे लिए बड़ी अत्यंत सौभाग्य का अवसर है कि आप हम लोग के बीच में आए और आपका उद्बोधन सुनने का हम लोगों को आज मौका मिलेगा। एक बार पुनः सम्मानित मंच, जितने लोग भी हमारे संसद सदस्य और अन्य लोग आए जिन्होंने यहां पर अपना भाषण दिया, उन सबों का धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः आप सबों को बहुत बहुत हाथ जोड़ करके प्रणाम। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारी संगम विहार से प्रत्याशी पूनम झा आजाद जी को, वो आए हमें संबोधित करें। आप लोग जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करेंगे। कोई बात नहीं, बोल देनी। परम आदरणीय हमारे गार्जियन राहुल गांधी जी, हमारी तेज तर्रार नेत्री प्रियंका जी, सम्मानित मंच, भाई बहन और मेरे युवा साथी, आप सबको पूनम आजाद का प्रणाम, नमस्कार। आज हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम चूंकि संगम विहार की ही बात करेंगे। संगम विहार में भारी मात्रा में हमारे समाज के लोग रहते हैं और गत 25 साल से हम दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि प्रवासी नेता के रूप में हमारी दिल्ली में पहचान है। और आज धन्यवाद देते हैं कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने मुझे प्रत्याशी के रूप में संगम विहार से उतारा है। और सबसे बड़ी, आपके पास मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी हैं। एक गुप्ता जी जो जदयू से खड़े हैं, आप लोगों ने 5 साल उनके कार्यकाल को देख चुके हैं। उनके कार्यकाल में कुछ भी संगम विहार में नहीं हुआ। उन्होंने संगम विहार को जंगल घोषित कर दिया, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। दूसरे प्रत्याशी हैं जो अभी वर्तमान में विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। चूंकि हम लोग पुरवैया लोग हैं, बड़ी आदर से बात करते हैं, हम भी बड़ी आदर से उनका कहेंगे, हमारे प्रिय भाई दिनेश मोहनिया जी। भाई दिनेश मोहनिया जी, आपकी यह बहन पूनम आजाद जानना चाहती है कि आप तो कहते हैं, लोग कहते हैं आप तो विधायक है संगम विहार के, ये तो बताइए कि पिछले साढ़े 4 साल आप कहां थे? 4 साल तो आप दिखाई नहीं दिए। और बताइए कि हमारी संगम विहार में सड़कें कहां हैं? सड़कें हैं कि नाली है कि गड्ढा है कि कूड़ा है, ये पता नहीं चलता। अगर हमें इमरजेंसी के लिए बाहर जाना पड़े तो सड़कें पे ही लोगों की मौत हो जाती है। महिलाएं अगर प्रसव में है तो वो रास्ते में उनकी डिलीवरी हो जाया करती है। ये संगम विहार को आपने एक कुआं बना दिया है, जो अंदर में लोग तरफ तरफ के मर रहे हैं, बाहर निकासी का आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। भाई मोहनिया जी, आप लोग कहते हैं आप जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। अगर आप जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं तो संगम विहार में जल कहां है? जल को लोग तरस क्यों रहे हैं? और जल है, जल अगर कहीं है तो पानी की टैंकर की माफिया चलती है। और पानी की टैंकर की माफिया में भाई दिनेश मोहनिया जी, आपका भी नाम शामिल है। आपके भी इस पे सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। ये तो परिस्थिति किया। हमारे संगम विहार में शिक्षा कहां है? स्वास्थ्य कहां है? 12वीं तक की स्कूलें कहां है? हमारे महिलाएं परेशान क्यों हैं? उनके पर अगर बारिश हो जाती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। स्कूल जाने के लिए जो ऑटो किराया है उनको दुगुना देना पड़ता है। ये सारी परिस्थिति आपने संगम विहार की कर दी। भाई मोहनिया जी, ये बताइए कि कूड़े का निष्पादन क्यों नहीं होता संगम विहार से? भाई दिनेश मोहनिया जी, लोग कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। महिलाओं कहते हैं कि जहां महिलाओं की सम्मान होती है वहां ईश्वर और अल्लाह विराजमान करता है। भाई मोहनिया, हमने आपकी एक फोटो देखी है, हमने फोटो देखी आपकी। आप विधायक रहते हुए पुलिस पकड़ के आपको जेल ले जा रही थी, दोनों तरफ से पुलिस पकड़ी हुई थी। आपकी फोटो देखी कि फोटो इसलिए हमने पता किया कि भाई विधायक को क्यों लेके जेल जा रहे हैं। आपके ऊपर महिलाओं से छेड़खानी, रेप केस जैसे का आरोप है। महिलाओं के साथ आपने दुर्व्यवहार किया है। आपको तो नॉमिनेशन का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर कीर्ति आजाद जी अपने कार्यकाल में ऐसे कार्य किए होते तो उन्हें जनता गालियों से जूतों की माला पहना के स्वागत करती।
और हम अपने बारे में कहने, हमें अनुभव है काम करने का, हमें मालूम है सर। आज हमारे 25 साल के राजनीतिक जीवन में कीर्ति आजाद जी 3 बार सांसद और विधायक रह चुके हैं। उन्होंने जो कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, अस्पताल खुलवाया है, एम्स ले गए, एयरपोर्ट ले गए, सारी चीजें, शिक्षा का व्यवस्था किया, यह है जिसकी जिक्र उनका पार्लियामेंट में भी हुआ करता था। हमें मालूम है कि सड़कें कैसे बनवाई जाती है, हमें मालूम है जल कैसे लाया जाता है, हमारे पास वो अनुभव की लड़ी है, हमें मालूम है क्या करना है। और हमारे ससुर श्री भागवत झा आजाद जी ने हमें एक ही पाठ सिखाया कि अगर राजनीति करना हो बेटा तो जनता की सेवा ईमानदारी से करना। यही सीख हम और आज हम ससुर, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे दोनों नेता बोलने वाले हैं। एक ही चंद हमें ससुर को आज याद करते हुए कहना चाहेंगे कि हमारा सपना है कि संगम बिहार का विकास हो, और इतना विकास हो कि भारत के नक्शे पर संगम बिहार खड़ा हो जाए। और यही ससुर का लाइन हम कहना चाहेंगे, कोटि कोटि आंखों का सपना तुम साकार करोगे, कोटि कोटि अरमानों में तुम नूतन रंग भरोगे, यह देश मांगता त्याग क्या दोगे तुम अपनी जवानी, यह देश कह उठेगा जय जय नविंद का पानी, जय जय नविंद। एक बात पुनः अपने समाज से हम कहते हैं कि अपनी बहन और बेटी का लाज रखें। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुभाष चोपड़ा जी से, वो आएंगे, अपने विचार रखेंगे। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। आदर के योग युवाओं के दिलों की धड़कन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, आदर के योग कांग्रेस की महामंत्री प्रियंका गांधी जी, आदर के योग मेरे भाई तारिक अनवर जी, आदर के योग प्रमोद तिवारी जी, मेरे छोटे भाई कीर्ति आजाद जी, हमारे एआईसीसी के इंचार्ज मेरे बड़े भाई पीसी चाको जी, रमेश कुमार जी, मेरी बेटी पूनम आजाद जी, सम्मानित मंच, भाइयों बहनों और साथियों, मुझे मालूम है कि आप लोग यहाँ राहुल जी और प्रियंका जी को सुनने के लिए उत्सुक है, लेकिन कुछ बातें हैं। मैं वहां खड़ा हूं सर, यहां ये लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों के, अपने परिवार को, जीवन को पालन पोषण करने के लिए अपना गांव छोड़ के शहर के अंदर आए। राहुल जी, जब मैं पहली बार दिल्ली के अंदर चुनाव जीता, असेंबली के अंदर गया, तो मैंने नमन किया दिल्ली के गांव में रहने वाले लोगों के सामने। मैंने नमन किया दिल्ली और केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के सामने। मैंने नमन किया, अगर मैंने ये बताया, हम लोग गुजर के आए थे राहुल जी पाकिस्तान से, हमारे पेरेंट्स, मैं तो यहां पैदा हुआ। सच्चाई ये है कि उनके पास खाने को भी नहीं थी, उनके पास हमें शिक्षा देने के लिए भी पैसा नहीं था। ये कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने फीस माफ कर करके हम लोग को आज इस लायक बनाया कि मैं यहाँ खड़ा होकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होते हुए के नाते आपको बोल रहा हूं। सच्चाई है, अगर गांव के लोग हमें दोनों हाथ खोल के अपने सीने से नहीं लगाते, अगर केंद्र और दिल्ली की सरकार, कांग्रेस की सरकार हमें यहां रहने की इजाजत नहीं देती, इसी तरह से ये मेरे भाई बहन यहां आए, अपना गांव छोड़ के आए, अपने बच्चों और अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए आए। किसने बसाया मेरे भाई? ये गांव के लोग थे। किसने बसाया दिल्ली के अंदर? ये कांग्रेस पार्टी थी। ये कांग्रेस पार्टी और गांव के लोगों ने आपको अपने सीने से लगाया, तभी हम यहां दिल्ली के अंदर बसे। ये सच्चाई है। अनऑथराइज्ड की कॉलोनी की बात करने वाले इस चीज को जान ले
कि अगर दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सुधार की शुरुआत की तो शीला दीक्षित जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके खड़ी हो गई कि ये लोग इंसान हैं, इनको भी जीने का अधिकार है, आप इनके ऊपर कैसे पाबंदी लगा सकती है कि यहाँ सड़कें नहीं है, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। ये शुरुआत की अनऑथराइज कॉलोनी को सुधारने की तो कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की। ये खोखला नारा कि हमने दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कॉलोनी के लिए बहुत सुधार किया। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, क्या सुधार किया मेरे भाई? ये देश का प्रधानमंत्री इस बात का गर्व करता है मैं मालिकाना हक आपको देने जा रहा हूं। 40 लाख लोग अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर रहते हैं। कितनों की रजिस्ट्री कराई पिछले 1.5 महीने में? 20 आदमियों की रजिस्ट्री। बाकी क्यों नहीं करा रहे आप? आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि चुनाव हो जाए। आपने इस बिल के अंदर एक क्लॉज रखी 7A जिसके अंदर आपने कहा कि 40% लोग जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, जो ओ जोन में रहते हैं, उनके मकान पर के अंदर कोई सुधार नहीं होगा, उनको वहां से हटाया जाएगा। कहां जाएंगे ये 16-17 लाख लोग? हमें मालिकाना हक चाहिए राहुल जी, जो हमने वादा किया है दिल्ली के लोगों को, अनऑथराइज कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक देंगे। तो उस नीति के तहत जो इंदिरा जी ने 1976-77 के अंदर बिना कोई पैसा लिए, डेवलपमेंट चार्ज लिए, आप लोगों को मालिकाना हक दिया। आज क्या दशा हो गई? जब 5 साल बीजेपी के दिल्ली का शासन रहा तो दिल्ली के अंदर 8-8, 10-10 घंटे बिजली नहीं होती थी। दिल्ली के अंदर माताएं बहनें सर में मटका लेके घूमती थी कि हमें पानी चाहिए। अरे हमें पानी नहीं दे सकते, हमारे बच्चों की तो प्यास बुझा दो। ये कांग्रेस पार्टी थी अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ शीला दीक्षित जी कि दिल्ली के अंदर पहले 80 मिलियन गैलन पानी लाई, फिर 120 मिलियन गैलन पानी लाई, फिर 240 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार को दिया और दिल्ली के अंदर नहर बसा के हम दिल्ली वासियों की प्यास बुझाई। आज जरूरत है राहुल जी, दिल्ली के अंदर दिल्ली का पानी 70% नीचे पहुंच गया। आज दिल्ली को जरूरत क्या है? जो मेरी बेटी बता रही थी पूनम कि पानी के लिए अनऑथराइज कॉलोनी के लोग तरस रहे हैं। इसका गुनाहगार कौन? केजरीवाल ने आपने घोषणा की 20,000 लीटर आप पानी फ्री देंगे। अरे किसको दे रहे हो आप 20,000 लीटर पानी? एक मकान में 8 आदमी रहते हैं, एक में 5 रहते हैं, एक में 2 रहते हैं, कई मकान बंद पड़े हैं। आप सबको 20,000 लीटर पानी देंगे? 20,000 लीटर पानी का कोई तो सर्वे करवाया होता। जो मेरी पूनम कह रही थी मेरी बेटी कि टैंकर माफिया, ये टैंकर माफिया क्या है? जो पानी आप लोगों को मिलना चाहिए उनको ना मिलके वो पानी टैंकर माफिया को दिया जाता है ताकि 1 रुपए का या 1 रुपए की चीज आपको 4 रुपए में बेच सके। कांग्रेस पार्टी ने इस बात की घोषणा की है और पहले भी कर दिखाया दिल्ली के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग। ये शुरुआत भी कांग्रेस पार्टी ने की थी, इसको मैंडेटरी बनाया था दिल्ली के लिए। लेकिन कहां गई वो स्कीम? वो स्कीम खत्म कर दी वाटर हार्वेस्टिंग की। हमने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वादा किया है कि आप पहले सर्वे करवाएंगे, एक जैसा 20,000 लीटर पानी हम भी फ्री देंगे। हम कहते हैं आने वाली जनरेशन के लिए पानी बचाओ। हाई कोर्ट में ये टिप्पणी की गई थी कि हाई कोर्ट में कहा गया था कि अगला दिल्ली के अंदर जो युद्ध होने वाला है राहुल जी, वो पानी के लिए होने वाला है। हमने इसलिए ये बात की, इस मैनिफेस्टो में आपके आदेश अनुसार हमने घोषणा की है कि जितना पैसा आप जितना पानी बचाओगे हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, हम 30 पैसे प्रति लीटर आपके खाते में गिरेंगे। अगर आपको 2 आदमियों को 10,000 लीटर की जरूरत है तो 3,000 रुपया आपके खाते में जाएगा। इसी तरह बिजली के अंदर भी जो सब्सिडी हम 600 यूनिट तक हमने बिजली माफी की बात की है। 600 यूनिट में जितनी बिजली बचाएंगे जो सब्सिडी का पैसा आपके अकाउंट में दिया जाएगा। क्योंकि आप राहुल जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि ये सारे बेचैन हैं आपको सुनने के लिए और प्रियंका जी को सुनने के लिए।
एक बात का वादा करता हुआ, कांग्रेस ने दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनाया। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने दिल्ली के अंदर मेट्रो का जाल बिछाया। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर्स बनाए, स्कूल, कॉलेज, 5 यूनिवर्सिटी बनाई। अगर आपका प्यार मिला हम सबको, तो मैं आपको वादा करता हूं, जैसे पहले दिल्ली को हमने दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनाया था, जैसे पहले हमने पोल्यूशन फ्री दिल्ली को बनाया था, आपका प्यार मिलते ही हम फिर से इस दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनाएंगे। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिनको सुनने के लिए आप काफी समय से बैठे हैं, परम आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी आएंगी और आपके सम्मुख अपने विचार रखेंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्रियंका गांधी। राहुल गांधी जी, पीसी चाको जी, सुभाष चोपड़ा जी, कीर्ति आजाद जी, रमेश कुमार जी, मदन मोहन झा जी, तारिक अनवर जी, प्रमोद तिवारी जी, नरेश सैनी जी, पूनम आजाद जी, शुभम शर्मा जी, प्रमोद यादव जी, युद्धराज चौधरी जी, सतीश लोहिया जी, अमरिंदर सिंह जी, और बहनों और भाइयों, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। भाषण सुन सुन के थक तो नहीं गए? चुनाव का समय है, चुनाव का समय है। सब पार्टी के उम्मीदवार आपके सामने आकर बड़े बड़े भाषण करते हैं। आजकल कभी कभी ऐसे लगता है कि मुद्दे गायब हो रहे हैं और बयानबाजी बहुत हो रही है कि नहीं? जो सबसे अहम मुद्दे हैं वो कौन से हैं बताइए? जब आप यहां आते हैं देश भर से, किस चीज को ढूंढने आते हैं? रोजगार को ढूंढने आते हैं। कल या परसों प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया, आप सबने सुना होगा। उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने जो वादे किए थे, जिसके बारे में सबने इस मंच पे आपको याद दिलाया, उन्होंने उसके बारे में आपसे बात की? नहीं की ना। दरअसल बात ये है कि चाहे भाजपा के नेता हो या आम आदमी पार्टी के, अपनी प्रशंसा में रहते हैं, आपको सुनाना चाहते हैं कि बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन जो आपके काम की बात है उसके बारे में कम बात करते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट निकली है जिसमें 7 औद्योगिक क्षेत्र में से 3.5 करोड़ रोजगार घटे हैं। ये लिखा है 3.5 करोड़ रोजगार घटे हैं, और देश के प्रधानमंत्री जब आपके सामने भाषण देने आते हैं तो इसका जिक्र तक नहीं करते। क्या वो बता सकते हैं कि इन रोजगारों का घटना संयोग है या प्रयोग है? बता सकते हैं कि 35 सालों में जो बेरोजगारी का दर इतना ऊंचा हुआ है, ये क्या संयोग था या प्रयोग था उनका? वे कहते हैं कि विपक्ष उन्हें काम नहीं करने देता, लेकिन वो फिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। ये बात सच है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है, बड़ी तेजी से सरकारी कंपनियां बिक रही हैं। LIC बेच डाली, एयर इंडिया बेच डाला, BPCL बेच डाला, BSNL बेच डाला, यहां तक कि रेलवे भी बेच डालने की योजना कर रहे हैं। सचमुच उनकी रफ्तार बहुत फास्ट है। कांग्रेस सरकार ने 14 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला,
और 5 सालों में जिस तेजी से इन्होंने लोगों को गरीबी में वापस डाला है, उसका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता। और बयान सुनिए, यहां यूपी के कितने लोग हैं? ये बयान सुनिए, बहुत मजेदार बयान है। गृह मंत्री जी आए प्रचार करने। गृह मंत्री जी ने क्या कहा? कहा कि हम दिल्ली को यूपी की तरह बना देंगे। अब मैं यूपी की प्रभारी हूं कांग्रेस पार्टी की, थोड़ा बता दूं कि उन्होंने यूपी का क्या बनाया है। देश का सबसे प्रतिभाशाली प्रदेश था, आज क्या हालात है वहां की? भाजपा के सरकार ने किस तरह से यूपी की जनता को त्रस्त किया है, मैं बताती हूं। यूपी की जो बेरोजगारी की दर है वो देश में सबसे ऊंची है। हर 2 मिनट एक महिला के साथ बलात्कार होता है। हर 90 मिनट एक बच्चे के खिलाफ अपराध होता है। हर रोज 30 दलितों के साथ अत्याचार होता है। हत्या के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी सबसे ऊपर है और शिक्षा सबसे नीचे, स्वास्थ्य सबसे नीचे। तकरीबन 70,000 युवा शिक्षक भर्ती में के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये हालात हैं यूपी के, जहां इनकी सरकार 5 सालों से चल रही है। और ये आपके सामने आकर यह हिम्मत करते हैं कि आपको कहते हैं कि दिल्ली को भी यूपी की तरह बनाना चाहते हैं। यूपी सबसे सक्षम प्रदेश था और आज इसके ये हालात बना दिए इन्होंने। अपराध ही अपराध है, अराजकता है और विकास का कोई नामो निशान नहीं है। ये हुई भाजपा की बात। अब सुनिए कि आम आदमी पार्टी क्या कहते हैं। आम आदमी पार्टी की यह स्थिति है कि इमारत बनाई शीला जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरी इमारत बनाई, ऊपर से लीपा पोती करके कह रहे हैं कि यह इमारत हमने बनाई। दूसरों की मेहनत पर अपनी पुताई करना एक बात होती है, मेहनत से, निष्ठा से एक इमारत को खड़ा करना, नए नए प्रोजेक्ट बनवाना, एक शहर को सक्षम बनाना, उसमें विकास लाना एक बहुत अलग बात होती है। आप जानते हैं कि शीला जी ने जब वो मुख्यमंत्री थी तो क्या नहीं किया दिल्ली के लिए। हम सब दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली में पले हैं, दिल्ली में बड़े हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा जितनी सड़कें यहां बनी उनके समय में, आज तक अगर आम आदमी पार्टी या भाजपा बता दे कितनी सड़क बनाई है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। फ्लाईओवर उन्होंने बनवाए, मेट्रो उन्होंने बनवाया, तमाम विकास के कार्य उन्होंने कराए। आम आदमी पार्टी के नेता और भाजपा के नेता एक चीज में बहुत सक्षम है, पब्लिसिटी कराने में। प्रधानमंत्री जी 5200 करोड़ रुपए सिर्फ अपनी पब्लिसिटी में डलवाते हैं। और केजरीवाल जी भी कोई कम नहीं है, सिर्फ दिल्ली के चुनाव में 611 करोड़ रुपए खर्चे हैं पब्लिसिटी में। अब बताइए इतनी पब्लिसिटी की क्या जरूरत है अगर काम ही बात कर रहा है। अगर आपका काम दिख रहा है तो उसे बढ़ाने चढ़ाने की इतनी क्या जरूरत हो गई है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम कम है। कहते हैं कि शिक्षा में बहुत कार्य किया, लेकिन जितनी पाठशालाएं और जितने विश्वविद्यालय दिल्ली में हैं वे कांग्रेस की सरकारों ने बनवाए। स्वास्थ्य को देखिए, कांग्रेस की सरकारों ने तमाम अस्पताल यहां पे बनवाए। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो आपसे उन्होंने वादा किया था कि कम से कम 5 अस्पताल बनाएंगे, एक भी नहीं बनाया। कांग्रेस की सरकार ने 22,000 बेड अस्पतालों में बढ़ाए थे, इनके 5 सालों में केवल 3,000 बढ़े हैं। तो आप सोच सकते हैं
कि बात एक तरह की होती है और असलियत ये है कि काम कुछ और हो रहा है, काम कम हो रहा है। दूसरों के काम के बल पर थोड़ा बहुत करके आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी पब्लिसिटी हो रही है। जहां जहां मैं जाती हूं, दुकानदारों से बात करती हूं, छोटे व्यापारी से बात करती हूं, सब त्रस्त हैं। सब मुझे कहते हैं कि जीएसटी नोटबंदी से एकदम मार खा गए हैं, कमर टूट गई है उनकी। यहां आते हुए मैंने देखा काफी नौजवान आ रहे थे इस मीटिंग के लिए, रोजगार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे उठ नहीं रहे हैं इस चुनाव में। इसके बारे में आपसे बात नहीं की जा रही है। कोई दूसरे देशों की बात करता है, कोई फूट फैलाने की बात करता है। एक जने कहते हैं कि जो भी उनकी आलोचना करता है वो देशद्रोही है, कोई और कहते हैं कि जो भी उनकी आलोचना करता है वो भ्रष्ट है। जब कोई सवाल उठाता है आपके पक्ष में, जनता के पक्ष में, कि आपके लिए अच्छा क्या है, यहाँ पे विकास किस तरह से होना चाहिए, रोजगार क्यों नहीं है, तब उसका मुंह बंद करने की कोशिश होती है। अब आप जनता हैं, ये देश का केंद्र है, आप सब यहीं के निवासी हैं, बहुत समझदार हैं, पब्लिसिटी भी समझते हैं, मीडिया को भी समझते हैं, खासतौर से आप नेताओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो आपको अब पहचानना चाहिए। जरा अपने दिल के अंदर सोचिए, देखिए कि आपके लिए काम किसने किया है और आगे आप कैसा देश चाहते हैं, कैसा प्रदेश चाहते हैं। ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, महत्वपूर्ण बात है। संजीदगी से लीजिए कि जब आप अपना वोट डालने जाएंगे तो किस तरह का देश बनाना चाह रहे हैं, किस तरह का प्रदेश बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि आज अगर आपके काम की बात नहीं हो, अगर रोजगार की बात नहीं हो, अगर विकास की बात नहीं हो, अगर वैसे मुद्दे नहीं उठे जिससे आपके जीवन पर असर पड़ता है, तो कुछ बहुत गलत हो रहा है। और इस गलती को ठीक करने के लिए आपके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है, जो आपका वोट है, बहुत बड़ा हथियार है। सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। जब आप कांग्रेस को विजयी बनाएंगे तो आप जानते हैं, आपने परखा है, दिल्ली में आपका अनुभव रहा है कि काम करके आपको दिखाया है। जितना भी दिल्ली में विकास हुआ है कांग्रेस द्वारा हुआ है। इसीलिए 8 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे, पूनम जी को विजयी बनाइए, कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को विजयी बनाइए, ताकि आपके प्रदेश में दोबारा एक ऐसी सरकार बने जो आपके लिए काम करे, आपकी समस्याओं का हल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रियंका गांधी। अब मैं आग्रह करूंगा परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से, वो आएंगे, आपके समक्ष अपने विचार रखेंगे। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। पीसी चाको जी, प्रियंका जी, सुभाष चोपड़ा जी, कीर्ति आजाद जी, मदन मोहन झा जी, प्रमोद तिवारी जी, तारिक अनवर जी, रमेश कुमार जी, गोविंद राजपूत जी, जग परवेश जी, विष्णु अग्रवाल जी, हमारी कैंडिडेट श्रीमती पूनम आजाद जी, प्रमोद यादव जी, युद्धराज चौधरी जी, सतीश लोहिया जी, शुभम शर्मा जी, अरविंदर सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दिल्ली का चुनाव है।
पूनम जी ने, कीर्ति आजाद जी ने, प्रियंका जी ने, पीसीसी प्रेसिडेंट ने आपको लोकल मुद्दों के बारे में बताया, एमएलए के भ्रष्टाचार के बारे में बताया, यहां की जो सड़कें हैं, जो यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में बोला। और इन चीजों के बारे में शायद आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है, क्योंकि आप इन सड़कों पे चलते हो, पानी पीते हो यहां का, तो आप जानते हो दिल्ली में किसने क्या किया, स्कूल किसने बनाए, कॉलेजेस किसने बनाए, यूनिवर्सिटियां किसने बनाई, मेट्रो किसने बनाया, एयरपोर्ट किसने बनाया, ये आप जानते हो। तो मुझे ये दोहराने की जरूरत नहीं। आज देश के सामने एक भयंकर मुद्दा है। हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, सही बात बोली थी, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, सही बात थी, सोच सही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल हो गए, केजरीवाल जी के हो गए, मोदी जी के हो गए, मैं दिल्ली के, हिंदुस्तान के युवाओं से पूछना चाहता हूं, रोजगार आपको मिल गया क्या? दो करोड़ छोड़ो, यहां पे इस मीटिंग में एक युवा है, एक लड़का या लड़की है जो कह सकती है, हां केजरीवाल ने, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे रोजगार दिया है। हमारे युवा स्कूल जाते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, एग्जाम लेते हैं, और ये पूरा काम करने के बाद हिंदुस्तान उन्हें कहता है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कहता है, हम तुम्हें रोजगार नहीं दे सकते, हम तुम्हें रोजगार नहीं देंगे, तुम जिंदगी भर कुछ नहीं करोगे। यह आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। और दूसरी तरफ देखिए, जहां भी आप देखो, ये जो आपने टेलीफोन पकड़ रखे, इसके पीछे देखो मेड इन चाइना, अपनी शर्ट के पीछे देखो मेड इन चाइना, जूते के नीचे मेड इन चाइना, जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। दुनिया के सब देश कह रहे हैं कि चाइना को बैलेंस करने की जरूरत है, नफरत से नहीं, गुस्से से नहीं, प्यार से कंपटीशन करके चाइना को बैलेंस करने की जरूरत है। और दुनिया के सब देश, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सब के सब देश कह रहे हैं कि एक ही देश, एक ही युवा चाइना को बैलेंस कर सकता है, और उस देश का नाम हिंदुस्तान। और पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि जिस प्रकार चाइना में मैन्युफैक्चरिंग, जिस प्रकार चाइना में फैक्ट्रियां लगाई गई, शांत हो जाए एक मिनट, पूरी दुनिया कह रही है जिस प्रकार चाइना में फैक्ट्रियां लगाई गई, उसी प्रकार हिंदुस्तान में हम फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं। आप जानते हो, मुझे कुछ ही दिन पहले पता लगा, आप जानते हो चाइना की सबसे बड़ी फैक्ट्री में
चाइना की सबसे बड़ी फैक्ट्री में कितने युवा काम करते हैं आप जानते हो? कोई बता सकता है कि चाइना की सबसे बड़ी फैक्ट्री में कितने चाइना के युवा काम करते हैं? मैं बताऊंगा, हिल जाओगे। हिंदुस्तान में 5,000 लोगों की, 10,000 लोगों की फैक्ट्री लगती है। चाइना की सबसे बड़ी फैक्ट्री में 12 लाख युवा काम करते हैं। एक फैक्ट्री में 12 लाख युवा। अब पूरी दुनिया कह रही है कि मेड इन चाइना को चैलेंज करने के लिए मेड इन इंडिया ही कर सकता है। पूरी दुनिया की कंपनियां कह रही हैं कि हम अपना पैसा, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम पैसा डालना चाहते हैं। हिंदुस्तान को उसी प्रकार की फैक्ट्री बनानी चाहिए। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, केजरीवाल क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं हिंदुस्तान को रोजगार नहीं दिलवाना चाहता हूं, मुझे रोजगार देने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को बांटना चाहता हूं। मैं इस देश में जो एकता थी उस एकता को नष्ट करना चाहता हूं। मुझे नया हिंदुस्तान चाहिए, हिंसा वाला हिंदुस्तान, नफरत वाला हिंदुस्तान, महिलाओं पर बलात्कार वाला हिंदुस्तान, बेरोजगारी वाले हिंदुस्तान। मुझे तो वो हिंदुस्तान चाहिए। मैं तो नरेंद्र मोदी हूं, मुझे पुराने हिंदुस्तान की जरूरत नहीं। एक तरफ पूरी दुनिया देखती है, कहती है भैया हम मेक इन इंडिया को सफल करना चाहते हैं, मगर वो जो पुराना हिंदुस्तान, प्यार वाला हिंदुस्तान, एकता वाला हिंदुस्तान, वो हमें चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं चाहती, बाकी देश चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई देश चाइना का मुकाबला कर सकता है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान। और बटा हुआ हिंदुस्तान, टूटा हुआ हिंदुस्तान, हिंसा का हिंदुस्तान, नफरत का हिंदुस्तान कभी भी चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं भैया, राहुल गांधी की बात नहीं है। हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ में हथकड़ी बंद रखी है। आप ये बात समझिए, जब तक हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से हथकड़ी नहीं तोड़ी जाएगी, तब तक हिंदुस्तान चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। और आज इस भाषण को बहुत सारे युवा देख रहे हैं, सिर्फ इस मीटिंग में नहीं, टेलीविजन पे देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो, आपको शायद गलतफहमी है, आपको शायद लगता हो कि आपने पूरी जिंदगी पढ़ाई की, पूरा दम लगाया, सालों आपने काम किया, एग्जाम लिए, क्यों किया? देश को आगे बढ़ाने के लिए। और आज आपको लगता होगा कि सामने रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है, दीवार खड़ी है आपके सामने, आपको लगता होगा। और कभी कभी आपके दिल में यह भी सवाल उठता होगा कि कहीं आप में कमी तो नहीं है, कहीं रोजगार ना मिलने का कारण आप में कोई कमी तो नहीं है। और मैं आपको इस स्टेज से बताना चाहता हूं, आप गलतफहमी में मत आइए, आप में कोई कमी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना के युवा अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपके बारे में कहा है, और मैं आप में पूरा भरोसा करता हूं, हिंदुस्तान के युवाओं में पूरा भरोसा करता हूं
कि जिस दिन आपके हाथ से ये हथकड़ियां उतार दी गई, उस दिन मेक इन इंडिया पूरी दुनिया में चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, केजरीवाल जी ने क्या किया? झूठ बोल के, देखिए हमारा इतिहास है, झूठ बोल के वो सत्ता में आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का झूठ, किसानों को सही दाम देने का झूठ, इकोनॉमी को खड़े करने का झूठ। केजरीवाल जी ने कांग्रेस पार्टी के बारे में झूठ बोलकर ये लोग सत्ता में आए हैं। जो झूठ बोलकर सत्ता में आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके लिए काम कर ही नहीं सकता। उसमें वो दृष्टि नहीं है जो आपके लिए काम कर सकता है। वो सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हैं, अपनी सत्ता के बारे में, अपने पावर के बारे में, और कुछ सोच नहीं है। और जो भी उनसे बुलवाना हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे मोदी जी हो, जो भी आप उनसे बुलवाना चाहो, सत्ता के लिए जो भी बुलवाना चाहो वो बोल देंगे, 2 मिनट में बोल देंगे। मगर प्रदेश को बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए विजन की जरूरत होती है। शब्दों से नहीं बनता, सोच की जरूरत होती है। मुझे आप बताइए, केजरीवाल जी ने कितने नए स्कूल खोले? 0। मुझे आप बताइए, केजरीवाल जी ने कितने फ्लाईओवर बनाए? मुझे आप बताइए, एयरपोर्ट कितने बनाए? मुझे आप बताइए, मेट्रो कितनी बनाई? यह सच्चाई है। पीसीसी प्रेसिडेंट ने शुरुआत में बोला, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने बोला कि जब आपके माता पिता दिल्ली आए, कांग्रेस पार्टी ने आपकी मदद की, दिल्ली के दरवाजे आपके लिए खोले। उस समय आपका जब रेगुलराइजेशन हुआ था, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं, एकदम बिना रजिस्ट्रेशन फी के आपको अपना हक मिला। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हमने आपको हक दिया। अगर हक दिया, इतना डिमांड है, तो फिर सिर्फ 20 लोगों का रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, आपको पता लगेगा कि लाखों रुपए की रजिस्ट्रेशन फी लगेगी। आपको यह भी पता लगेगा कि आप में से 40% लोगों को अपना हक मिलेगा ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी कहते, मैंने आपको हक दिया। सच्चाई है, आपको हक नहीं मिला है। आप ये अपने आप से ये सवाल पूछिए, नरेंद्र मोदी जी ने हक दिया तो चुनाव से कुछ ही महीने पहले क्यों दिया? 5 साल से उनकी सरकार है, कुछ ही दिन पहले क्यों दिया? केजरीवाल जी ने फ्री में बिजली दी, कुछ ही महीने पहले, चुनाव से पहले क्यों दिया? क्योंकि चुनाव के एकदम बाद आपको सच्चाई दिखाई देगी। यह कांग्रेस पार्टी का तरीका नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मेट्रो, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दिल्ली को खड़ा करना है तो आप ही लोग कर सकते हो। कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली की जनता ने किया। हमने आपकी यहां मदद क्यों की? आप इस बात को अच्छी तरह समझिए। हमने, आप सोचोगे, आप अपने आप से सवाल पूछो, हमने जब आप यहां आए, जब आपके माता पिता आए, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट पाकिस्तान से आए, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। पिछली मीटिंग में हमारे कैंडिडेट के बारे में बताना चाहता हूं आपको। मगर खैर,
जब आप यहां आए, हमने आपकी मदद क्यों की? क्योंकि हम जानते हैं कि आप हिंदुस्तान हो। आपके दिल के अंदर, आपके खून के अंदर झंडे की कोई जरूरत नहीं है। आपके दिल के अंदर वो झंडा धसा हुआ है, अंदर है वो, उसको कोई निकाल नहीं सकता। आपके खून के अंदर वो झंडा है, उसको निकाल नहीं सकता कोई। ये सच्चाई है। इसीलिए हमने आपकी मदद की, इसलिए हमने आपके लिए दरवाजे खोले, क्योंकि आप हिंदुस्तान हो। आपकी बात हम सुनते हैं, आपके ज्ञान की इज्जत करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा, जैसे प्रधानमंत्री जाकर रेड फोर्ट पे कहते हैं 70 साल से हिंदुस्तान हाथी सो रहा था, नरेंद्र मोदी आया तो फिर हिंदुस्तान जगा। किसका अपमान कर रहे हैं? किसका अपमान कर रहे हैं? ये आपके माता पिता का अपमान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अगर इस देश में कुछ हुआ, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, अगर इस देश में कुछ हुआ है तो हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के किसानों ने, हिंदुस्तान के मजदूरों ने किया। हम सिर्फ आपकी बात सुनते हैं, हम सिर्फ आपका आदर करते हैं, आपके ज्ञान का आदर करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, और यही हम करते रहेंगे। जहां जाते हैं देश को बांटते हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान आप सबके दिल में है। कहीं भी चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, पूछिए, किसी से भी पूछिए, गरीब से गरीब व्यक्ति से पूछिए, 2 मिनट बात करिए, वो आपको बता देगा मैं हिंदुस्तानी हूं, दिल में, खून में हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त कहते हैं और अपने हर भाषण में एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़वाते हैं। एक हिंदुस्तानी और दूसरे हिंदुस्तानी के बीच में नफरत फैलाते हैं। ये किस प्रकार के देशभक्त हैं? ये किस प्रकार के देशभक्त हैं जो हिंदुस्तान को दिन भर 24 घंटे बांटने का काम करते हैं? छोटी सी बात, पिछली मीटिंग में हमारे कैंडिडेट ने मुझे बताया, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, दोहरा देता हूं यहां पे, मुझे कहता है 15-20 साल पहले मैं पाकिस्तान गया, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में जाके मैंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मुझे जेल में डाल दिया। मुझे आप एक बीजेपी का कार्यकर्ता दिखा दो, एक बीजेपी का कार्यकर्ता दिखा दो जिसमें इतना दम है कि पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान जिंदाबाद कर दे। कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है, याद रखिए। अंग्रेजों को यहां से भगा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, गोली खाई थी। हम डरते नहीं हैं और हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, आरएसएस बीजेपी से डरने वाले हैं नहीं। मगर आपको एक बात समझनी है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, बिना रोजगार के, बिना अगर हमने अपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो इस देश का, इस प्रदेश का जबरदस्त नुकसान होने वाला है। जो आज यहां आपको माहौल दिख रहा है उससे 10 गुना खराब माहौल दिखेगा। जो आज आपको हिंसा हिंदुस्तान में दिख रही है उससे 10 गुना हिंसा आपको हिंदुस्तान में दिखेगी अगर हमने अपने युवाओं को रोजगार नहीं दिलवाया। और मैं आपको सीधा बता रहा हूं, ना केजरीवाल, ना नरेंद्र मोदी, ना आम आदमी पार्टी, ना बीजेपी इस काम को पूरा कर सकती है।
सिर्फ कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा कर सकती है। और आप देखना, देखो 5 साल पहले नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की जनता ने चुना। 6 महीने पहले चुनाव जीते। युवाओं ने उनको एक काम दिया था, किसानों ने एक काम दिया, युवाओं ने एक काम दिया। किसानों ने कहा हमें सही दाम दिलवाओ और युवाओं ने कहा हमें रोजगार दिलवाओ। 5 साल, 5.5 साल नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं का टाइम जाया किया है और आज हिंदुस्तान का युवा बात समझ गया है। विश्वास तोड़ा है नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के युवाओं का, और सिर्फ सत्ता के लिए। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी में दम होता तो नरेंद्र मोदी जी ऐसे स्टेज में आके कहते 6 साल में जो मैंने आपसे वायदा किया मैं उस वायदे को पूरा नहीं कर सका, अब मैं पूरा दम लगा के उस वायदे को पूरा करूंगा। मगर बजट के भाषण में आप देखना कल परसों नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट एड्रेस में भाषण देंगे, देखना नरेंद्र मोदी रोजगार के बारे में हिंदुस्तान के युवाओं को बोल ही नहीं पाएंगे, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। मैंने आज प्रेसिडेंट का भाषण पढ़ा, उसमें रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं लिखा है। और आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। तो बताइए केजरीवाल जी, दिल्ली के युवाओं और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के युवाओं को बताइए कि आपने पिछले 5 सालों में रोजगार के लिए इनके लिए क्या किया। इनको बताइए कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद ये क्या करेंगे। इनको बताइए ये अपने माता पिता के देखभाल कैसे करें। इनको बताइए अपने बच्चे का भविष्य कैसे बनाएं। आप नहीं बता पाओगे, कांग्रेस पार्टी बता सकती है। कांग्रेस पार्टी एक काम करके दिखा सकती है। यहां हमारी कैंडिडेट है पूनम जी, इनको आप भारी बहुमत से जिताइए, ये आपके लिए काम करेंगी, दिल से काम करेंगी। और कांग्रेस पार्टी को जिताइए, हमारे बाकी कैंडिडेट्स को आप जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। शुभम शर्मा, तुगलकाबाद विधानसभा से कैंडिडेट शुभम शर्मा जी। प्रमोद राजपूत, प्रमोद कुमार यादव जी, अरविंदर सिंह लवली जी, सतीश लोहिया जी, और कौन था? आए हुए मंच पर आसीन सभी नेताओं का बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से